हर्ष म्यूट कर ले अपने आप मल्टीपल को। रिएक्टेंट के केसेस डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। मल्टीपल रिएक्टेंट जब भी हो और सभी रिएक्टेंट के बारे में कुछ अमाउंट दे रखा हो, मास, मोल, मिलीमोल, गैसियस है तो वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट की बात करते हैं। अगर सारे रिएक्टेंट के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो, इन दैट केस हो सकता है एक लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है सारे के सारे लिमिटिंग रिएजेंट हो। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, अगर कोई बचे हुए रिएक्टेंट है तो वो एक्सेस रिएजेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बच्चों, जैसे मैं ये रिएक्शन यूज करता हूं I2 प्लस 2Cl2 गिविंग ICl प्लस ICl3। मैं आपको बोलता हूं T इज इक्वल टू 0 के ऊपर 25.4 ग्राम I2 का लिया और 14.2 ग्राम Ag कैलकुलेशन के लिए Cl2 का लिया इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे। चूंकि थ्री लाइनर अप्रोच से अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें मोल या मिलीमोल यहाँ पर पुट करने चाहिए, या फिर आप मोल मिलीमोल के अलावा गैसियस है तो वॉल्यूम प्रेशर के टर्म में सोल्व कर सकते हैं। कब वॉल्यूम और कब प्रेशर के टर्म में सोल्व कर सकते हैं आप ये नहीं जानोगे तो भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे हालांकि, बट वी विल डिस्कस एट सम पॉइंट। देखो 127 एटॉमिक मास होता है आयोडीन का, तो I2 का मोलिकुलर मास 254 हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 होता है तो Cl2 का मोलिकुलर मास 71 हो जाएगा। तो कितने मोल हो गए, डिवाइड बाय 254 यानी कि 0.1 मोल हो गए, डिवाइडेड बाय 71 करेंगे तो 0.2 मोल हो गए। देखो जरा, दोनों रिएक्टेंट के बारे में इनिशियल जो मास दे रखा था उससे आपने इनिशियल मोल निकाल लिए, 0.1 मोल और 0.2 मोल। अब प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो स्टार्टिंग में जीरो लेकर चलते हैं, मोल्स टेकन एट T इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन पूछा है कि ICl और ICl3 के कितने कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, मोल आ गए तो कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा वो भी पूछ सकते हैं। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट निकालने की कोशिश करते हैं। इसका कोफिशिएंट I2 का 1 है, इनिशियल मोल 0.1 है। Cl2 का कोफिशिएंट 2 है, इनिशियल मोल। तो बताओ 0.1 बाई 1, 0.1 इसका रेशियो। इसका कितना हो गया 0.2 बाई कोफिशिएंट भी 2 तो 0.1। इसका रेशियो दोनों का इक्वल है और मिनिमम भी है, क्योंकि दूसरी वैल्यू नहीं है तो उसको आप मिनिमम बोलो चाहे बोलने में, क्योंकि हम मिनिमम जिसका रेशियो होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो दोनों के दोनों का रेशियो सेम है तो दोनों के दोनों एक साथ खत्म होंगे, दोनों के दोनों रिएक्शन को लिमिट करेंगे, बोथ एक्ट्स एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब T इज इक्वल टू, T के ऊपर कोफिशिएंट उठाओ, इसके x मोल रिएक्ट होंगे तो इसके 2x, इसके x मोल बनेंगे और इसके भी x मोल बनेंगे। तो 0.1 माइनस x, 0.2 माइनस 2x, x एंड x। ये मोल्स एट टाइम t हो गया, ये मोल्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हो गया। t इज इक्वल टू t एंड की कहानी पूछी है, t एंड के ऊपर ICl और ICl3 कितने मोल बनेंगे। तो मुझे पता है लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाएगा, दोनों के दोनों 0 होने वाले, एंड ऑफ रिएक्शन पे सेम वैल्यू ऑफ x देंगे। चाहे आप I2 को 0 पुट कर लो, चाहे आप Cl2 को 0 पुट कर लो। I2 का मोल है किसी भी टाइम t के ऊपर, अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो 0.1 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0.1 आ गई। x मोल रिएक्टेड है तो 0.1 मोल थे, 0.1 ही रिएक्ट हो गए, तो सारे खल्लास है, लिमिटिंग रिएजेंट तो खल्लास हो जाता है। 0.2 माइनस 2x, Cl2 भी लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो भी 0 पुट करो, फिर x की वैल्यू वही आ गई, वही आनी है, उसमें क्या दोहराए हैं। तो किसी भी लिमिटिंग रिएजेंट को 0 पुट कर दो आप, t एंड के ऊपर x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 0.1 माइनस 0.1 यानी कि 0 मोल बचे, 0.2 माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 0, 0 मोल बचे, x की वैल्यू 0.1 और 0.1, स्टार्टिंग में 0 थे तो अब 0 प्लस x हो जाएंगे। तो how many moles of ICl and ICl3 produce x and x, x mole and x mole, x mole and x mole।
ठीक है, तो 0.1 मोल एंड 0.1 मोल आपके आंसर हो गए। तो इस 3 लाइनर अप्रोच में आप T इज इक्वल टू 0 पे मोल या मिलीमोल रखिए, गैस हो तो प्रेशर और वॉल्यूम भी रख सकते हैं। फिर इनिशियल मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, रिस्पेक्ट रेशियो निकालो, जिसका रेशियो मिनिमम है वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिनका रेशियो बड़ा और बड़ा और बड़ा है सारे के सारे एक्सेस रिएजेंट कहलाएंगे। फिर एक्स की फॉर्म में कोफिशिएंट को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लो, रिएक्शन के जो भी कोफिशिएंट है उनको माइनस एक्स क्योंकि वो डिकम्पोज हुए, प्रोडक्ट के प्रोड्यूस हुए तो प्लस एक्स करके रख दोगे, जो भी कोफिशिएंट होगा उससे एक्स को मल्टीप्लाई करके। ये एक आसान तरीका है सोचने का। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन के अनुसार एंड ऑफ रिएक्शन पे वो जीरो हो जाता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लें और वो एक्स की वैल्यू सब जगह इस्तेमाल कर लें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए, तो कितने मोल रिएक्टेड है, कितने मोल प्रोड्यूस है, कितने मोल प्रेजेंट है, सब आ जाएंगे आपके। मोल में सोल्व करते हो सेम इसी तरह मिलीमोल में भी सोल्व कर सकते हो इफ नीडेड। ठीक है, इफ नीडेड। अब ये मोल देने के 4 तरीके होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जानते हैं। मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, ये रिएक्शन भी काम आती रहती है, काफी काम की रिएक्शन है। 14HCl, ये रिएक्शन भी उन्हीं रिएक्शंस में ऐड कर लेना जो लास्ट लेक्चर में की थी। 2CrCl3 प्लस 3Cl2, Cl2 गैस है, प्लस 7H2। बाकी सब एक्वस सॉल्यूशन में है। ये तो सॉल्वेंट है, ये गैस है आपकी, है ना। 1 मोल K2Cr2O7 का। अब दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। T इज इक्वल टू 0 के ऊपर रिएक्शन करवाने के लिए 58.8 ग्राम पोटासियम डाइक्रोमेट का लिया, इसका मोलर मास 294 है। और HCl का जो आपने लिया वो 200 ml एंड मोलर HCl सॉल्यूशन लिया। मोलर मतलब 1 मोलर, 1 सिर्फ मोलर लिखूं तो 1 अपने आप आगे समझ लेना, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये 0.2 लीटर हो गया, तो इसके मोल, इसका मोलरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया HCl के लिए, तो मोल्स मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर से आएंगे। तो इसके मोल कितने आ गए, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी वॉल्यूम इन लीटर से 0.2 मोल आ गए HCl के। इसका कितना आ गया, 58.8 डिवाइड बाय 294, ये भी 0.2 मोल आ गए। तो दोनों के 0.2 और 0.2 मोल आपने निकाल लिए। अब मोल आ गए तो इन सबको हटा दो और वैसे आगे बढ़ो जैसे आप बढ़ते हो सिंपल 3 लाइनर अप्रोच से। तो इसके भी इनिशियली 0.2 मोल है, इसके 0.2 मोल है, प्रोडक्ट के 0 0 Cl2 के 0। अब वाटर के साथ 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में पहले ही खूब सारा पानी है, थोड़ा सा H2O और आ जाएगा, वो उससे और बढ़ेगा, तो H2O को आप हाइफन लगा दे बस। T इज इक्वल टू टी के ऊपर ये 1x, ये 14x, माइनस का ये 2x 2x 3x, तो 0.2 माइनस इसका कोफिशिएंट 1x है, 0.2 माइनस 14x है, इसका 0 प्लस 2x 0 प्लस 2x 0 प्लस 3x, और पानी के लिए कर दीजिए। ये 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ चाहूँ तो। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका रेशियो निकालो 0.2 बटे में 1 और इसका रेशियो निकालो 0.2 बटे में 14। ये छोटी वैल्यू है तो लिमिटिंग रिएजेंट HCl है, तो ये बड़ा रेशियो रखता है, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट इनिशियल मोल मिलीमोल को कोफिशिएंट से, रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड करके जो रेशियो आता है उससे सबसे छोटी वैल्यू जिसकी है, जिस रेशियो की है, उसी रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट प्यार से बोल देते हैं। तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, तो T एंड के ऊपर HCl 0 हो जाएगा। तीसरी लाइन हम T एंड की लिखते हैं। बताओ T एंड के ऊपर लिमिटिंग रिएजेंट को 0 पुट करते हैं, तो 0.2 माइनस 14x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0.2 बाई 14, और ये हो गया
2/140, तो ये हो गया 1/70। आपकी x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आ गई है आपकी 0.1/14 आ गई, 1/70। ठीक है, 0.2 माइनस 14x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0.2/14, 2/140, 1/70 मोल्स x की वैल्यू आ गई। सब जगह पुट कर दे, 0.2 माइनस 1/70, ये तो 0 हो ही गया, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/70, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/70 मोल प्रेजेंट है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/70 मोल प्रोड्यूस हुए एज वेल एज प्रेजेंट है, क्योंकि इनिशियल 0 थे। अब जो भी क्वेश्चन पूछे आप बिंदास बता सकते हो। मैं आपको बोलूं कितना वॉल्यूम ऑफ Cl2 प्रोड्यूस हुआ, तो मोल ऑफ Cl2 इतने हैं, इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 प्रोड्यूस एट एसटीपी आ जाएगा। मैं बोलूं कितना ग्राम KCl प्रोड्यूस हुआ, तो 2/70 उसके मोल है, मल्टीप्लाइड बाई KCl का 74.5 मोलर मास होता है, वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना ग्राम प्रोड्यूस। अब जब मोल आ गए सबके, कितने रिएक्टेड है, कितने प्रोड्यूस है, कितने प्रेजेंट है, तो सब इंफॉर्मेशन आ गई, मोल आ गया, तो कुछ भी पूछो जो आ जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे सबके सब। जिंक और आयोडीन की रिएक्शन हुई तो जिंक आयोडाइड बना, W ग्राम इसका लिया और W ग्राम इसका लिया, इनिशियली इक्वल अमाउंट ऑफ ZnI2 are allowed to react. Find fraction of excess reagent left unreacted. कब? At the end of reaction पे obviously। क्या क्वेश्चन है? इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन are allowed, equal weight of zinc and iodine allowed to react to form zinc iodide. Find fraction of excess reagent left unreacted. Find fraction of excess reagent left unreacted. ये क्वेश्चन है। अब देखो, इसका मोलर मास 65.4 होता है, मैं 65 ले लेता हूँ। 127 एटॉमिक मास तो 254 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया। तो इसके मोल कितने आ गए? W/m से W दे रखा है, तो W/65 मोल इसके इनिशियल है, क्योंकि इनिशियल ग्राम W ग्राम है। W/254 इसके इनिशियल मोल है। ये हो गए मोल्स इनिशियली, क्योंकि मोल्स मिलीमोल्स में लिखते हैं। T इज कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो इसके मोल छोटे हैं, डिवाइड बाय 1 करूंगा तो रेशियो भी छोटा आएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जिंक एक्सेस रिएजेंट है। अब बताओ W/65 माइनस एक्स, W ये 1x है तो ये भी 1x रिएक्ट होगा, W/254 माइनस एक्स, और ये 0 प्लस एक्स। चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट I2 पूरी तरह रिएक्ट हो जाएगा T इज इक्वल टू टी एन के ऊपर, तो W-254 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू W/254 आ जाएगी। कब? एंड ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि एंड ऑफ रिएक्शन पे लिमिटिंग रिएजेंट 0 होता है। तो देखो बच्चों, W/65 एंड ऑफ रिएक्शन पे x की वैल्यू है W/254, ये हो गया। W/254 पुट करोगे तो ये 0 हो गया कुल मिलाकर इफेक्टिवली, और ये W/254 हो गया फाइनली। ये कैसे आया? W/254 माइनस W/254,
इनिशियल मोल W/254 थे, रिएक्टेड भी W/254 है, तो अब बचेंगे 0, प्रेजेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, मोल्स प्रेजेंट 0 हो गया। तो ये आपके मोल्स। अब क्या पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ जिंक अनरिएक्टेड। बताओ, ये तो अनरिएक्टेड और लेफ्ट है, और इनिशियल कितना था, ये था। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट यानी कि जिंक लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा, वेट मोल अनरिएक्टेड। तो ये अनरिएक्टेड, तो जो फाइनली प्रेजेंट है वो अनरिएक्टेड ही बच गए, और क्या। ये अनरिएक्टेड है, इनिशियल कितने थे, W/64 थे। ये तो फ्रैक्शन आ गया, डब्ल्यू डब्ल्यू से उठ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यू विल गेट योर आंसर। डब्ल्यू उठने के बाद 189/254 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। दैट्स ऑल, दैट इज योर आंसर। फ्रैक्शन ऑफ जिंक अनरिएक्टेड। मैं बोलूं फ्रैक्शन ऑफ जिंक रिएक्टेड, तो रिएक्टेड कितना है, ये माइनस वाला रिएक्टेड है, ये वाला। तो रिएक्टेड कितना है, W/254 मोल। इनिशियल कितना था, W/64 65। परसेंटेज रिएक्टेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा परसेंटेज रिएक्टेड जिंक का, एक्सेस रिएजेंट का। डब्ल्यू डब्ल्यू से उड़ जाएगा, आपका आंसर आ गया। तो ये आ गया 65/254 गुणा में 100। दिस इज योर आंसर। तो आप लोग समझ गए थ्री लाइनर अप्रोच से कैसे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करते हैं यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 3 लाइन लिखनी है और 3 काम करने हैं। पहला काम, इनिशियल T इज इक्वल टू 0 पे मोल मिलीमोल रखो, गैस होगा तो प्रेशर वॉल्यूम भी लिख सकते हो। डिवाइड बाय कोफिशिएंट करो, LR निकालो जिसका रेशियो मिनिमम होगा। इनिशियल मोल मिलीमोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट से जो रेशियो निकलेगा मिनिमम होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा। बाकी सब रिएक्टेंट जिनका रेशियो बड़ा है वो एक्सेस रिएजेंट के रूप में काम करेंगे। दूसरा काम करना है, T इज इक्वल टू 0 पे कोफिशिएंट को कॉपी पेस्ट कर लो, रिएक्टेंट साइड -h और प्रोडक्ट साइड +2x 3x जैसा भी कोफिशिएंट हो 2 3 रिस्पेक्टिवली। तीसरा काम, T इज इक्वल टू टी एंड पे अगर हमें लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को 0 पुट करते हुए x की वैल्यू आ जाएगी, वो सब जगह यूज कर लो। हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल प्रेजेंट रिएक्टेड x की फॉर्म में है, तो आपका एक बार मोल रिएक्टेड, मोल प्रेजेंट, मोल लेफ्ट सब कुछ आ गया। तो मोल के बाद वेट वॉल्यूम जो भी पूछना हो वो आप पूछ सकते हो, सब कुछ पूछा जा सकता है मोल आने के बाद। तो अब हम बात करते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन की। सिक्वेंशियल रिएक्शन को करने के 2 तरीके हैं। कुछ भी नया नहीं बताना मुझे सिक्वेंशियल रिएक्शन में। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब मल्टी स्टेप। एक रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बनेगा और दूसरे रिएक्टेंट में, रिएक्शन में रिएक्टेंट की फॉर्म में यूज होगा, दूसरी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो तीसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में काम होगा, और इस तरह कहानी चलती रहेगी। यानी कि फर्दर रिएक्शन उससे पहले होने वाली रिएक्शन के प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, 2A + 3B गिविंग 5C। ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। जिस तरह एक सिंगल इक्वेशन को सोल्व करते थे इसी तरह कई इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। बस सीक्वेंशियल रिएक्शन में ऐसा है, कई इक्वेशन इन सीक्वेंस होती है। 4C + 7D = 9E + 6F। अब 3F + 4G गिविंग 8H। ABCDEFGH सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिफरेंट केमिकल स्पीशीज हैं। फाइंड maximum number of moles of H produce if 5 moles of A and 10 moles of B are taken initially.
देखो एक चीज इसको सिक्वेंशियल रिएक्शन में सी इसमें प्रोड्यूस हुआ, इसमें सी अगली रिएक्शन में काम आ गया, रिएक्ट कर गया। एफ इसमें प्रोड्यूस हुआ, एफ इसमें रिएक्टेंट का काम कर गया। तो एक सिक्वेंशियल रिएक्शन में कई रिएक्शन होती है, एक का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे का रिएक्टेंट के रूप में काम करता है, इस तरह रिएक्शन चलती रहती है। तो इसमें जितना पैदा हुआ अगली रिएक्शन में वो रिएक्टेंट के रूप में काम करता है। जिन रिएक्टेंट्स का अमाउंट दे नहीं रखा, जैसे ए और बी का दे रखा है, बस डी का भी चाहिए सेकंड रिएक्शन में, जी का भी चाहिए थर्ड रिएक्शन में, जिनका अमाउंट नहीं दे रखा उनको हरदम एक्सेस रिएजेंट लेकर चले। क्या लेकर चले? वो एक्सेस में है, यानी कि एक्सेस रिएजेंट तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड ही नहीं करता। कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन का राजा लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके इशारों पे चलता है कौन रिएक्टेंट कितना रिएक्ट होगा, एंड ऑफ रिएक्शन पे कौन प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा। एंड ऑफ रिएक्शन पे लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है किसका कितना बनेगा, किसका कितना रिएक्ट होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली। तो एक्सेस रिएजेंट का कोई रोल नहीं होता कितना बना कोई, क्योंकि वो एक्सेस में जितना उसको यूज करना चाहो कर लो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो स्टार्टिंग में पहली रिएक्शन को अलग से सोल्व करो, दूसरी इक्वेशन को अलग से, तीसरी को अलग से, यूनिटरी मेथड से कर लो। चाहे इसके 5 मोल है और इसके 10 मोल है, 5 मोल और 10 मोल इनिशियली, तो ये हो गया 5/2 और 10/3, ये 2.5 हो गया, ये 3.33 हो गया। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया फर्स्ट रिएक्शन में। तो बताओ 5 मोल इसके पूरे पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, जब इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके 5 मोल बनते हैं, जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 5/2 मोल बनेंगे, और जब इसके 5 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 25/2 मोल बनेंगे। तो यूनिटरी मेथड से कोफिशिएंट कोफिशिएंट के साथ खेलकर आपने डायरेक्टली निकाल दिया। 3 तरीके देखे, या तो यूनिटरी मेथड से करो या फिर मोल मोल रिलेशनशिप से करो। पर मोल मोल रिलेशनशिप में मोल रिएक्टेड लिमिटिंग रिएजेंट के पुट करने हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के जो इनिशियल मोल होते हैं वही पूरे रिएक्ट करते हैं, बाकी सबके तो कितने रिएक्टेड हैं वो पता ही नहीं रहता मोस्टली। तो क्या पुट करोगे? पंगा यहाँ पर आता है, लिमिटिंग रिएजेंट से सारा गेम खेलें। 25/2 मोल हो गए, जितने मोल सी में पैदा हुए अगली रिएक्शन में यूज हो गए 25/2। अब मैं एफ के ऊपर जाऊंगा, डी एक्सेस में है, कुछ नहीं बोला तो ई कितना बना, इसका यूज ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन एक ही चीज पूछ रहा है, एच कितना बना, और एच वाली रिएक्शन में तो एफ काम आएगा, तो डायरेक्टली एफ पे जाता हूं मैं। तो जब इसके 4 मोल रिएक्ट करते हैं, डी तो एक्सेस में है तो इसके 6 मोल बनते हैं, जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 6/4 मोल बनेंगे एफ के, और जब 25/2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इतना हो गया। तो दिस इज 6/4, 25/2, तो ये हो गया 75/4 मोल। 75/4 मोल जब इसके प्रोड्यूस हुए तो अगली रिएक्शन में 75/4 मोल यूज हो जाएंगे। जी तो एक्सेस में लेके चलना है, तो जब इसके 3 मोल रिएक्ट हुए तो इसके 8 मोल प्रोड्यूस हुए, 1 मोल रिएक्ट होगा तो 8/3, और एक्चुअल में 75/4 मोल रिएक्ट हुए, तो आपका आंसर आ गया 75 है 325, तो 50 मोल हो गए फाइनली। फाइनली 50 मोल ई के बने। तो आपको आपने किया क्या? कुछ नहीं किया, इंडिविजुअल रिएक्शन को इंडिविजुअली सोल्व करें। जिस रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी उसको एक्सेस में लेके चले, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बना। जो कनेक्टिंग केमिकल स्पीशीज जो एक रिएक्शन में प्रोडक्ट, अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट, उसका अमाउंट निकाल लें ताकि अगली रिएक्शन तक जा पाए आप। तो बस सिक्वेंशियल रिएक्शन का यही गेम है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब मैंने मोल दिए, मोल की बजाय वेट दे दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दूं, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दे दूं, वो अलग अलग बातें हैं। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो बस सिक्वेंशियल रिएक्शन में आप एक काम करें, सभी रिएक्शन को इंडिविजुअली सोल्व करें, कभी गलती नहीं होगी। और जो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उसको आप एक्सेस में लेकर चले। बस 2 चीज ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इन्हीं रिएक्शंस में परसेंटेज प्यूरिटी और परसेंटेज यील्ड का फंडा बात बना लगा दें, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड। अभी वही डिस्कस करेंगे हम लोग, परसेंटेज प्यूरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज प्यूरिटी,
वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत कॉमनली यूज होगा परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। बहुत ही सिंपल चीज है। कोई भी गिवन सैंपल 100% प्योर भी हो सकता है और 80% प्योर भी हो सकता है, यानी कि 20% इम्प्योरिटीज हो गई। मान लीजिए कोई 80% प्योर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 ग्राम उस रिएक्टेंट का ले लें सैंपल का जिसमें इम्प्योरिटी भी है, तो 80 ग्राम प्योर है और 20 ग्राम उसमें इम्प्योरिटीज है। इसमें सबसे पहला नोट लिखें, इम्प्योरिटीज जो भी होंगी पूरी केमिस्ट्री में, अनलेस अदरवाइज अपनी तरफ से क्या लेके चलना है, इम्प्योरिटीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इनर्ट और नॉन रिएक्टिव। जब तक नहीं बोला हो इम्प्योरिटीज को पूरी केमिस्ट्री में आप नॉन रिएक्टिव लेकर चलें, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगी, सिर्फ प्योर पार्ट ही टेक पार्ट करेगा। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड यू हैव टू कंसीडर इम्प्योरिटीज टू बी नॉन रिएक्टिव। कोई भी परसेंटेज प्योरिटी हम लोग मेनली रिएक्टेंट सैंपल के लिए यूज करते हैं, रिएक्टेंट सैंपल के लिए। तो देखो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, तो सैंपल के अंदर एक प्योर चीज है और दूसरा उसके साथ में कुछ भांति भांति की इम्प्योरिटीज हैं। मान लीजिए ये 100 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस सैंपल कितनी आ गई, ये सैंपल है आपका, प्योर कितना है 100 ग्राम, टोटल कितना है 120 ग्राम प्योरिटी प्लस इम्प्योरिटी सब मिलाकर गुणा में 100, ये परसेंटेज प्योरिटी आ गई। वेट ऑफ प्योर, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा वो प्योर है, यानी कि वेट ऑफ प्योर, या फिर जो वेट रिएक्टेड है, रिएक्शन में कौन टेक पार्ट करेगा, जो प्योर होगा, डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल, प्योर प्लस इम्प्योर टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया परसेंटेज प्योरिटी का। तो इम्प्योरिटी तो रिएक्ट करती नहीं, सिर्फ प्योर पार्ट ही रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा होगा वो प्योर होगा, ध्यान रखिए। बस इतना ही है परसेंटेज प्योरिटी का। सैंपल में क्या आ गया, सैंपल का वेट मतलब वेट ऑफ प्योर पार्ट प्लस वेट ऑफ इम्प्योरिटीज, दोनों आ गया। ऊपर सिर्फ प्योर पार्ट, और प्योर पार्ट रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, तो किसी रिएक्शन में जितना ग्राम टेक पार्ट कर रहा होगा वो प्योर का ही वेट होगा, वो न्यूमरेटर होगा। दिस इज द ओनली रिलेशन, दिस इज द ओनली रिलेशन, दैट्स ऑल। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला आप परसेंटेज प्योरिटी का यूज कर लें। टू 200 ग्राम ऑफ HCl सैंपल, तो HCl भी है, उसमें कुछ इंप्योरिटी भी हो सकती है, सैंपल वर्ड यूज किया है तो HCl सैंपल हैविंग 73% प्योरिटी, इस सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी दे दी है। 200 ग्राम ऑफ HCl sample having percentage purity equal to 73% is taken. Calculate weight of NaOH required to neutralize complete sample। 200 ग्राम सैंपल को में HCl है, वो तो प्योर पार्ट है HCl। इम्प्योरिटी के बारे में तो बोला ही नहीं होता जनरली क्या है, और हमें जानने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी रिएक्शन तो करवानी नहीं है, तो जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका काम वैसे ही हो जाता है। इम्प्योरिटीज को जानने की जरूरत नहीं होती है जनरली, तो क्या करेंगे हम लोग, 73% प्योरिटी है तो आप फॉर्मूला ही लगा लो, सबसे सिंपल, हर बच्चा समझ सकता है फॉर्मूला वाले रिलेशन से। वेट ऑफ प्योर HCl
जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो, तो वेट ऑफ HCl प्योर जो रिएक्ट करेगी रिएक्शन में NaOH बेस के साथ, HCl जो एसिड है वो प्योर HCl रिएक्ट करेगा, तो वो क्या हो गया 73 मल्टीप्लाइड बाय 2 ग्राम, 200 ग्राम है तो वेट ऑफ HCl भी ग्राम में आएगा प्योर HCl का, तो दिस इज 146 ग्राम। तो मोल ऑफ HCl प्योर कितना हो जाएगा 146 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है HCl का 35.5 प्लस हाइड्रोजन का 136.5, तो इससे आपके 4 मोल आ गए HCl के। तो प्योर HCl जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा वो मात्र 4 मोल है, बस रिएक्शन में प्योर को ही टेक पार्ट करवाना है। HCl की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं NaOH। अब स्टोइकियोमेट्री के ऊपर आ जाओ, परसेंटेज प्योरिटी वाला हिस्सा तो हो गया, तो NaCl 1 मोल बनेगा प्लस 1 मोल H2O बनेगा। बताओ इसके कितने 4 मोल हैं, तो NaOH के कितने मोल रिएक्ट होंगे 1 मोल के साथ 1 मोल, तो 4 मोल प्योर है तो 4 मोल NaOH के चाहिए, तो मोल्स ऑफ NaOH नीडेड इज 4 मोल, बट आपको वेट ऑफ NaOH पूछा है, तो मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड 4 मोल हो गया, तो वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाय 40 इसका मोलर मास है, तो वेट ऑफ NaOH प्योर नीडेड इज 160 ग्राम, आंसर यही तो पूछा है, अमाउंट ऑफ NaOH नीडेड, इसका मोलर मास 40 है, सिर्फ प्योर पार्ट को ही रिएक्ट करवाना है, इसका 36.5 वो हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, डन। तो सिर्फ प्योर पार्ट ही रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, एज सिंपल एज दैट। परसेंटेज प्यूरिटी को इन्वॉल्व करते हुए और क्वेश्चन करते हैं, बस वो फॉर्मूला आपको यूज करना होता है एड ऑन, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। 50 ग्राम सैंपल, सैंपल वर्ड यूज होते ही हो सकता है कुछ परसेंटेज इंप्योरिटी हो सकता है जीरो भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है सैंपल वर्ड। सैंपल ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 17.6 gram of CO2. Calculate percentage purity. Calculate percentage purity of CaCO3 sample. ये निकालना है, तो देखो परसेंटेज प्योरिटी अगर आपको निकालना है तो CaCO3 में कितना प्योर है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा जिससे CO2 पैदा हो रही, डिवाइड बाय सैंपल का मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ये निकालना है, तो ये निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बताओ CaCO3 प्योर अगर टूटता है डिकम्पोज होता है तो CaO बनता है प्लस CO2 गैस निकलती है। बताओ 17.6 ग्राम ऑफ CO2, तो कितने मोल ऑफ CO2 हो गए 17.6 डिवाइड बाई 44, ये 0.4 मोल हो गए, 0.4 मोल। तो बताओ यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप पे कर सकते हैं, जिससे चाहो उससे कर लो, या 3 लाइनर अप्रोच से कर सकते हैं। T इज इक्वल टू 0 पे इसके प्योर के मान लो A मोल थे, कुछ भी नहीं दे रखा तो ये लेके चलेंगे। T इज इक्वल टू टी पे A माइनस एक्स मोल इसके x और x, T इज इक्वल टू टी एंड पे जब एक ही रिएक्टेंट है तो वही खल्लास होगा, तो A माइनस एक्स को 0 पुट करो। मल्टीपल रिएक्टेंट में तो लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ता था, जब एक ही रिएक्टेंट है तो उसी को 0 पुट करना पड़ेगा, और रास्ता ही क्या है x इज इक्वल टू A हो गया, तो ये 0 हो गया A एंड A। तो कितने मोल CO2 के प्रोड्यूस हुए वो A है, और A की वैल्यू इनडायरेक्टली 0.4 मोल दे रखी है वेट के टर्म में, तो 0.4 मोल CO2 के प्रोड्यूस हुए, तो इनिशियली 0.4 मोल ही A मोल प्रोड्यूस हुए, तो A मोल इनिशियली लिए होंगे CaCO3 के, तो CaCO3 का A मोल लिया स्टार्टिंग में 0.4 मोल, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम प्योर होगा, क्योंकि मोलर मास इसका 100 है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये हो गया 40 डिवाइड बाई 50 गुणा में 100, यानी कि 80% आपका आंसर हो गया। परसेंटेज प्योरिटी 80% है, तो परसेंटेज बाई मास होता है ये परसेंटेज प्योरिटी में, परसेंटेज इम्प्योरिटी 20% हो जाएगा।
यानी कि 100 ग्राम सैंपल ले लें तो 20 ग्राम उसमें इम्प्योरिटी और 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर प्रेजेंट है। जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है वो सिर्फ प्योर होता है। जो रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से निकालते हो वो प्योर का अमाउंट निकलता है, पुट करते हो तो प्योर वाला पुट करते हो। अपार्ट फ्रॉम बिसाइड्स परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला, बाकी चीजें तो सेम है, बट इतना ध्यान रखना कि इम्प्योरिटी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करती, सिर्फ प्योर पार्ट ही रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। दैट्स ऑल, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर हम बात करें परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस। यील्ड का मतलब क्या होता है? कितना प्रोड्यूस हुआ, यील्ड का मतलब ये है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज है, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज है। देखो बच्चों, 2a प्लस 3b, टॉपिक डालो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। यील्ड ऑफ रिएक्शन, टू ए प्लस 3b गिविंग 2c। फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो मैं इसके 10 मोल ले लेता हूं, मान लो मैं इसके 20 मोल ले लेता हूं, तो थ्योरेटिकली कितने प्रोड्यूस होंगे? थ्योरेटिकली मैक्सिमम जितने प्रोड्यूस होते हैं वो तो हम आज तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं। हैंड आज तक जो भी कैलकुलेट किया आपने वो मैक्सिमम 100% यील्ड का अकॉर्डिंग आंसर निकाला है अब तक जितने प्रोडक्ट बनाए हैं आपने। तो कई बार मैंने यूज किया वर्ड, बताओ मैक्सिमम प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा, कितना वॉल्यूम मैक्सिमम, क्योंकि वो 100% यील्ड था इसलिए मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा था मैं कभी कभी। तो T इज इक्वल टू 0 पे थियोरिटिकली, अब मैं 3 लाइनर अप्रोच से करूं या फिर कैसे भी करूं मेरी मनमर्जी। मोल मोल 10/2 रेशियो 5 आया, 20/3 6.66 आया। तो 5 छोटा है तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा, ए होगा लिमिटिंग रिएजेंट आपका। लिमिटिंग रिएजेंट इज ए। 10 माइनस 2x, 20 माइनस 3x, ये 0 है तो 2x। टी एंड 3 लाइनर अप्रोच से कर लो, इतना लिख लिया तो लिमिटिंग रिएजेंट को 0 पुट करो, तीसरा काम यही होता है। तो x की वैल्यू एंड ऑफ रिएक्शन पे 5 आई। लिमिटिंग रिएजेंट को 0 पुट करने पर x की वैल्यू किस मोमेंट की आती है? रिएक्शन के एंड की आती है, क्योंकि एंड पे लिमिटिंग रिएजेंट 0 होता है, पहले थोड़ी ना होता है। तो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया x की वैल्यू? तो ये 15, तो 20 माइनस 15, 5 मोल अभी लेफ्ट अनरिएक्टेड है और ये 10 मोल अभी प्रेजेंट है। तो 10 मोल तो मैक्सिमम निकले, मैक्सिमम मोल प्रोड्यूस इज 10। तो मोल थियोरेटिकली प्रोड्यूस, थियोरेटिकली प्रोड्यूस कितने आ गए? वो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से आज तक आप निकाल रहे थे 100% यील्ड वाले, वो तो 10 मोल आ गए सीक के प्रोडक्ट के। परसेंटेज यील्ड में प्रोडक्ट देखते हैं, परसेंटेज प्योरिटी में कोई भी रिएक्टेंट का सैंपल देखते हैं, हालांकि किसी का भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है रिएक्टेंट परसेंटेज प्योरिटी में। पर यील्ड में प्रोडक्ट का हम लोग देखते हैं। वैसे यील्ड ऑफ रिएक्शन कहलाती है, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट नहीं कहलाती है टर्म। अभी देखेंगे आगे इसका मतलब। मोल ऑफ सी प्रोड्यूस एक्चुअली 10, लेकिन मान लो मोल ऑफ सी थियोरेटिकली की बजाय एक्सपेरिमेंटली जो एक्चुअल प्रोड्यूस है वो मान लो 6 है। 100% यील्ड के अनुसार ये था। अब एक्स कितना एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट सी का? 6 मोल। कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस होना चाहिए था कैलकुलेशन से? वो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन।
तो 60% यील्ड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी प्रोडक्ट का 100 ग्राम बनना था तो एक्चुअल में 60 ग्राम ही मिला, हमें 60 ग्राम ही बना। या किसी प्रोडक्ट के 100 मोल बनने थे तो एक्चुअली 60 मोल ही बने, चाहे ग्राम की टर्म में बोलो या मोल की टर्म में बोलो या मिली मोल की टर्म में बोलो, प्रोडक्ट तो एक ही है तो सेम रहेगा इनका मतलब। एक्चुअली प्रोड्यूस कितने हुए वो तो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना मोल मोल रिलेशनशिप से, ना कोफिशिएंट से, ना थ्री लाइनर अप्रोच से। वो तो दिया हुआ होना चाहिए एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा। आगे से जो दिया हुआ होगा वो हरदम एक्सपेरिमेंटल ही मानते हैं। आई एम रिपीटिंग, आगे से प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट प्रोड्यूस दिया हुआ होगा वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ही लेकर चलोगे। थ्योरेटिकली तो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए 3 प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए 3 प्रोडक्ट हैं और उस रिएक्शन जिसके 3 प्रोडक्ट हैं उसकी परसेंटेज यील्ड 60% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला प्रोडक्ट जितना भी बनना चाहिए था, मान लो ए मोल बनना चाहिए था, तो एक्चुअल में ए गुणा में 60/100 मोल ही बना। मान लो दूसरा प्रोडक्ट बी मोल बनना चाहिए था तो बी गुणा में 60/100 ही एक्चुअल में बना। तीसरा प्रोडक्ट मान लीजिए सी मोल बनना चाहिए था तो एक्चुअल कितना प्रोड्यूस होगा, सी गुणा में 60/100। यानी कि परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की है तो वो हर प्रोडक्ट के लिए अप्लीकेबल है। हर प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए था उससे कम बना, क्योंकि परसेंटेज यील्ड लेस देन 100 होती है। मान लो 80% है तो जितना भी कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए था, जितने भी प्रोडक्ट है हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट उसका 80% ही बन पाया। 80% मास के टर्म में देख लो, 80% मोल के टर्म में देख लो, फर्क नहीं पड़ता इधर। तो परसेंटेज यील्ड का इसी को ही मैं फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं जो अभी अभी डिस्कस किया है। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखूंगा मैं बच्चों, weight of particular product actually produce divide by weight of particular product theoretically produce multiplied by 100, या फिर mole actually produce divide by mole theoretically produce multiplied by 100। जो डिनोमिनेटर है ये किससे आएंगे, थ्योरेटिकली जो कैलकुलेट करते हो जैसे अभी तक आप कर रहे थे उसी तरीके से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्री के जैसे क्वेश्चन करते थे, वेट एक्चुअली प्रोड्यूस, मोल एक्चुअली प्रोड्यूस। मोल एक्चुअली प्रोड्यूस को क्या लिखूंगा, वेट एक्चुअली प्रोड्यूस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिवाइड बाय उसी प्रोडक्ट का मोलर मास। वेट थ्योरेटिकली प्रोड्यूस को, मोल को क्या लिख सकते हो, वेट थ्योरेटिकली प्रोड्यूस डिवाइड बाय उसी का मोलर मास। एमएम से उड़ गया क्योंकि वही तो प्रोडक्ट है, न्यूमरेटर में भी उसी के एक्चुअल मोल है, डिनोमिनेटर में उसी के ही थे, तो एमएम तो सेम रहेगा मोलर मास। तो मोल की जगह पर वेट क्यों लिया, आपको समझ में आ गया। मोल की जगह पर वेट क्यों लिया, क्योंकि एमएम उड़ गया। परसेंटेज यील्ड का एकमात्र यही तो फॉर्मूला है जो एड ऑन आपको यूज करना है। डिनोमिनेटर कहां से आएगा, कैलकुलेशन से आएगा। आगे से जो भी वेट मोल दे रखा हो किसी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस, उसका मतलब क्या हो गया, वो न्यूमरेटर वाली डेटा है, न्यूमरेटर वाला डेटा है। इट सिंपली मींस दैट अगर 90% यील्ड है किसी रिएक्शन की तो कोई उस रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट अगर एक्स मोल बनना चाहिए था तो एक्चुअल में एक्स गुणा में 90/100 0.9x मोल ही बना। इट सिंपली मींस दिस, हर प्रोडक्ट का जितना बनना चाहिए था उसका 90 गुणा में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल में उतना ही बना। इट सिंपली मींस दैट, इट सिंपली मींस दैट। ठीक है बच्चों, डन। परसेंटेज यील्ड, ये परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज यील्ड जैसे ही स्टोइकियोमेट्री यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में या फिर कोई भी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर देते हैं तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ जाती है। परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी इन्वॉल्व करते ही क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। परसेंटेज यील्ड को इन्वॉल्व करते हुए मतलब हमने समझा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी देखी। लेट अस डू सम क्वेश्चन। MgCO3 है, बताओ किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हैं तो जनरली क्या होता है,
कुछ स्पेशल केसेस, 4 कार्बोनेट को तो कुछ नहीं होता सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को हीटिंग करने पर, और सिल्वर और मरकरी के कार्बोनेट से रेसिड्यू खुद सिल्वर और मरकरी मेटल मिलता है, CO2 और ऑक्साइड टूट जाता है तो O2 और मिल जाती है। लेकिन जनरली बाकी सब कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। ये बैलेंस अपने आप है, कोई भी कर लेगा इतनी इजी बैलेंसिंग। इसका इनिशियली 16.8 ग्राम लिया, एम इसका MgCO3 का 84 हो जाएगा, 84, 60 प्लस 24 84। आपको बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP, और जो भी पूछा है वो एक्चुअल ही बताना है, थ्योरेटिकल नहीं बताना, कोई बात नहीं। और इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड दे रखी है वो हम कितनी भी मान लेते हैं अपने हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल 90%, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 90% यील्ड या सिर्फ 90%, तो अपने आप समझ जाना है ये परसेंटेज यील्ड दे रखी। तो पहले हम डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज के फॉर्मूला में जो मोल थ्योरेटिकल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 16.8 ग्राम में कितने MgCO3 के मोल लिए स्टार्टिंग में, वेट बटे में मोलर मास 84, तो ये हो गया 0.2 मोल। तो इनिशियली कितने मोल लिए, 0.2 मोल। अब मैं 3 लाइनर अप्रोच से नहीं करूंगा, 0.2 मोल हो गए इनिशियली। अब मैं डायरेक्टली करूंगा, MgO का तो कुछ पूछा ही नहीं, तो 1 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है, तो 0.2 मोल से इसका 0.2 मोल CO2 का थ्योरेटिकली प्रोड्यूस होगा, 0.2 मोल। ये तो मोल आ गया थ्योरेटिकली प्रोड्यूस, मोल कोफिशिएंट से। अब मैंने 90% यील्ड, तो एक्चुअल में कितने प्रोड्यूस होंगे, थ्योरेटिकली कितने प्रोड्यूस हुए 100% यील्ड के अनुसार, पर एक्चुअल में 90 है तो गुणा में 90/100, इतने मोल एक्चुअली प्रोड्यूस हुए। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। आप बोलोगे नहीं सर मैं ऐसे नहीं, मैं तो फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, कर लीजिए जी, कि 90% परसेंटेज यील्ड है, मोल एक्चुअली प्रोड्यूस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट से CO2 डिवाइड बाय मोल थ्योरेटिकली प्रोड्यूस ऑफ सेम प्रोडक्ट CO2 गुणा में 100। तो मोल एक्चुअली प्रोड्यूस कितने हो जाएंगे CO2 के, मोल थ्योरेटिकली प्रोड्यूस तो 0.2 है गुणा में 100, तो मोल एक्चुअली प्रोड्यूस ऑफ CO2 प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0.2 गुणा में 90/100। यही तो कर रहे थे दोस्त हम, और क्या कर रहे थे, तो ये 18/100 आ जाएगा, 9/50 मोल्स। ये आ जाएंगे आपके मोल एक्चुअली प्रोड्यूस। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, 10 से 10 गया, 9/18/100, 9/50 मोल्स एक्चुअली प्रोड्यूस हो गए। तो बताओ वॉल्यूम कितना एक्चुअली प्रोड्यूस हो जाएगा, मोल एक्चुअली प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम एसटीपी के ऊपर एक्चुअली प्रोड्यूस होगा। कुछ भी पूछा हो एक्चुअल ही आंसर देना होता है, कुछ भी दिया हुआ वो भी एक्चुअल लेके चलना पड़ता है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। वन मोर क्वेश्चन, 12.8 ग्राम ऑफ SO2, इजी कैलकुलेशन के साथ डेटा जनरली reacts with 3.2 gram of O2 to form SO3. If 6 gram of SO3 is produced, यानी कि एक्चुअल वेट प्रोड्यूस है, आगे से दे रखा है, तो then calculate percentage yield of reaction.
परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन 6 ग्राम एक्चुअली प्रोड्यूस है, तो परसेंटेज यील्ड एक्चुअली प्रोड्यूस डिवाइड बाय थ्योरेटिकली प्रोड्यूस। डिनोमिनेटर तो हमें कैलकुलेशन से निकालना है, तो पहले डिनोमिनेटर जो थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये इक्वेशन है, सबको पता है, याद होनी चाहिए। इसका मोलर मास कितना आ गया, 32 प्लस 64, इसका 32 आ गया। तो बताओ कितने मोल ऑफ O2 हो गए, 3.2 डिवाइड बाय 32.1 मोल O2 के हो गए। SO2 के मोल कितने हो गए, 12.8 डिवाइड बाय 64, दैट इज 0.2 मोल हो गए। तो T इज इक्वल टू 0 पे इसके 0.2 मोल है, इसके 0.1 मोल है। प्रोडक्ट तो देखते हैं कितना प्रोड्यूस होता है। अब 0.2/2 और 0.1/1 तो रेशियो सेम है, दोनों के दोनों एक साथ खत्म होंगे। T इज इक्वल टू T पे 2x 1x एंड 2x लिख दो। 0.2 माइनस 2x, रिएक्टेंट है तो माइनस करो, 0.1 माइनस x एंड 0 प्लस 2x। T एंड पे कौन जीरो होगा, दोनों रिएक्टेंट जीरो हो जाएंगे, तो 0.1 माइनस x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो भी x 0.1, 0.2 माइनस 2x 0 पुट करो तो भी x इज इक्वल टू। इसका खल्लास हो गया, ये खल्लास हो गया, ये 0.2 मोल बन चुका है। ये थ्योरेटिकल मोल है। मोल ऑफ SO3 theoretically produce 0.2, तो वेट ऑफ SO3 theoretically produce is 0.2, इसका मोलर मास 80 है, तो गुणा में 80 यानी कि 16 ग्राम। कितना वेट थ्योरेटिकली प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट SO3 का, 16 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है 6 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ वेट 6 ग्राम, थ्योरेटिकली 16 गुणा में 100, ये आपका आंसर है ऑन डूइंग द कैलकुलेशन। 37.5 ग्राम आपका आंसर हो गया ऑन डूइंग द कैलकुलेशन। दिस इज योर आंसर। तो डिनोमिनेटर तो बच्चों वेट थ्योरेटिकली प्रोड्यूस, मोल थ्योरेटिकली प्रोड्यूस फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो तो निकालना पड़ता है। जो दिया हुआ पूछा हो एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड इज कंप्लीट। इसको हम इन्वॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस में और हमारे क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। We can make the questions interesting by involving percentage purity and percentage yield in the questions. Done? Yes, sir. Okay, बच्चों, would you like to continue? Yes, sir. No, sir. चलो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, नोट ए प्रॉब्लम। बच्चों सारे के सारे आप लोग पी वाले असाइनमेंट कंप्लीट कर लें हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। अभी धीरे धीरे आपको वर्क बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे यू हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बी ग्राउंडेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अभी तक थोड़ा स्मूथ गोइंग था, अभी होमवर्क बहुत सारा हो जाएगा। मैं नरेंद्र अवस्थी का भी अब काफी सारा होमवर्क दे सकता हूँ आपको, जो मैंने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट में नहीं करवाया है। एक तो पीओएसी नहीं करवाया है, और एक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लॉ नहीं है। फिर गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, एवोगैड्रो लॉ, इन सब का हम लोग यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए। तो ये सब लॉज हैं, ये जेई मेन की चीजें हैं, नीट की छोटी मोटी चीजें हैं। ये जे एडवांस में ये सबसे कम इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं सबसे बाद में करूंगा। We are giving less value by doing at last. Reason is these are of least importance. आज तक अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जेई में नीट के भी उठाकर देखते हो, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपने दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके दर्शन बहुत होते हैं।
एक हीटिंग इफेक्ट की कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मैं बताऊंगा, वो थर्मल हीटिंग इफेक्ट अभी मैं बता दूंगा, टाइम परमिट करता है तो। फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेडॉक्स रिएक्शन। साथ साथ में हम लोग डाउट लेते रहेंगे। तो सब लोग बाय टुमारो सारे के सारे पी वाले असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट करें। उसके बाद फिर मैं आपको नरेंद्र अवस्थी के क्वेश्चंस एज होमवर्क देने वाला हूं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये दो हम लोग थोड़े और डिस्कस करेंगे। These two things are left, बाकी हमारा सब कुछ बेसिक मोल कॉन्सेप्ट में कवर हो चुका है। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो भी अभी आप पढ़ो, मैं एक दिन रिवाइज भी करवा दूंगा उनको फास्टली। मेक प्रॉपर नोट्स थ्रू दिस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, जो मैं आपको सीक्वेंस में शेयर करता हूं, उससे आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं। उसमें जिस सीक्वेंस में पढ़ाया हुआ है उसी सीक्वेंस में नोट्स बनाएं, उसी सीक्वेंस में आप पढ़ें, तो आपके नोट्स भी अच्छे बनेंगे और सब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिए थॉट प्रोसेस भी बहुत बेहतरीन जनरेट होगी। सो गाइज एंड गर्ल्स, यहीं पे हम विराम चिन्ह लगाते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कीप स्माइलिंग।